प्यारे बच्चों, तो आज हम सब पढ़ेंगे कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, अर्थात प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर किस प्रकार बनाया जाता है। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। सबसे पहले इसको हम 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल निकलेगा। जैसे देख सकते हम एथिल अल्कोहल C2H5OH को जब हम H2SO4 के साथ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो होता क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में एथिल अल्कोहल जो है C2H5 प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है तो AH और OH निकल जाता है, जल बना लेता है। बचता क्या है C2H5HSO4 C2H5HSO4 वही क्रिया यहाँ हुआ है। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम यहाँ लाए हैं, फिर इसके अभिक्रिया हम C2H5OH से करवाए हैं तो यहाँ से जो H होता है HSO4 के साथ चला जाता है अर्थात H2SO4 बना लेता है और AC2H5 फिर OC2H5 मिलकर डाई एथिल ईथर का निर्माण कर लेता है। प्रयोगशाला विधि में देखेंगे चित्रानुसार इस प्रकार हम सजा लेते हैं। इसमें एक फ्लास्क होता है, आसवन फ्लास्क। इस आसवन फ्लास्क को बालू उष्मा की है, बालू को गर्म किया जाता है जिससे फ्लास्क गर्म होता है। नीचे से बर्नर लगा देते हैं। ऊपर एक कीप फनल होता है जिसमें एथिल अल्कोहल डाला जाता है। इसमें थर्मामीटर होता है जिसके द्वारा चेक किया जाता है कि टेम्परेचर कितना हुआ है इस फ्लास्क में। इस संघनित्र होता है अर्थात यहाँ से गैस के रूप में ईथर निकलता है और इधर से ठंडा जल डाला जाता है जिसके द्वारा वो गैस में जो ईथर होता है वह द्रवित होकर इस ग्राही में एकत्रित हो जाता है। अर्थात इसमें हम देखेंगे विधि की एक गोल पेदी के फ्लास्क में C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को दो संबंधी 1 के अनुपात में लेते हैं। अर्थात इस आसवन फ्लास्क में जो आसवन फ्लास्क है, इस आसवन फ्लास्क में C2H5OH को और सांद्र H2SO4 को दो संबंधी 1 के अनुपात में ले लेते हैं। लेकर मतलब इसको एथिल अल्कोहल को और सांद्र H2SO4 को दो संबंधी अनुपात में लेकर के बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। अर्थात ये जो वार्नर है, बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं जिससे ईथर बर्फ़ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। अर्थात इस रास्ते से गैस के रूप में जाता है और संघनन की क्रिया द्वारा इस संघनित्र के से इस ग्राही में द्रवित हो जाता है जो ईथर, उसको एकत्र कर लिया जाता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्योंकि इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि एथिल अल्कोहल और H2SO4 को गर्म मिश्रण में C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसमें हम ऊपर से एथिल अल्कोहल डालते रहें तो लगातार इसमें से ईथर प्राप्त होता रहेगा। जितना एथिल अल्कोहल इसमें डालेंगे उतना ईथर प्राप्त होता रहेगा, इसीलिए हम इसे अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में जो ईथर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है ग्राही में, इस ईथर में अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। जो ईथर यहाँ पे एकत्रित होता है इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा NaOH कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, फिर उसमें निर्जल CaCl2 डालकर कैल्शियम क्लोराइड को डालकर रख देते हैं। इसके बाद
छान कर आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। इस विधि से हम प्रयोगशाला में ईथर शुद्ध ईथर प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ईथर प्राप्त हुआ है, इस ईथर की अभिक्रिया अगर हम PCl5 से करवाएं, अर्थात डाई एथिल ईथर की PCl5 से क्रिया, जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब एथिल क्लोराइड बनता है। ये डाई एथिल ईथर है, PCl5 से अभिक्रिया होता है तो एथिल क्लोराइड और POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। देख सकते हैं एथिल अल्कोहल को हम यहाँ पे बना रहे हैं C2H5O C2H5। ये डाई एथिल ईथर है, इसकी अभिक्रिया हम PCl5 अर्थात फास्फोरस पे 5 क्लोरीन है। होता क्या है, इस बांड को तोड़ते हैं तो माइनस और प्लस में, इधर का बांड टूटता है तो ए प्लस और ए माइनस में, तो ऑक्सीजन के पास 2 माइनस हो गया। इस क्लोरीन को तोड़ते हैं तो क्लोरीन माइनस फास्फोरस प्लस, इस क्लोरीन को तोड़ेंगे तो क्लोरीन माइनस फास्फोरस प्लस, तो 2 क्लोरीन इस C2H5 और इस C2H5 के साथ चला जाता है तो 2 बार C2H5, एक Cl मतलब 2 बार Cl भी, अर्थात एथिल क्लोराइड बन जाता है। एथिल क्लोराइड बचता क्या है, 2 प्लस, इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 माइनस, अर्थात बना लेता है P पे 3 Cl पहले से थे और डबल बांड ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, क्योंकि 2 प्लस ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के पास 2 माइनस और फास्फोरस के पास 2 प्लस, ये दोनों आपस में डबल बांड से जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं POCl3। तो वही अभिक्रिया इसमें लिखा गया है। C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हुआ है तो एथिल क्लोराइड और POCl3 बना है। फिर अगर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कह रहा है अंधेरे कमरे में डाई एथिल ईथर या ईथर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हैलोजनकृत व्युत्पन्न देता है, मतलब हैलोजन उससे जुड़ जाता है अगर अंधेरे कमरे में हम एथिल अल्कोहल की चाहे क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये डाई एथिल ईथर का स्ट्रक्चर है। इससे हम जब क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, मतलब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक Cl के साथ HCl निकाल लेता है, जो Cl बचता है इस कार्बन पे जाके जुड़ जाता है, जो कि यहाँ पे जुड़ा है, देखिए एक H बचा है यहाँ पे। फिर इसमें फिर Cl2 से अभिक्रिया करवाते हैं अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर की, तो फिर इस वाले कार्बन से, इस वाले अल्फा कार्बन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल के Cl के साथ HCl बनाता है, फिर एक Cl जो बचा रहता है इस पे जुड़ जाता है, बन जाता है अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, क्योंकि 2 बार क्लोरो जुड़ा है तो इस अल्फा पे क्लोरो, इस अल्फा पे क्लोरो, तो अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। अब इसकी अभिक्रिया फिर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, तब क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब एवं उच्च ताप पर गर्म करने पर जो डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है, अर्थात ये डाई एथिल ईथर है, जल से अभिक्रिया करवाएंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप पर, तो होता क्या है, ये एथिल अल्कोहल बना लेता है। अर्थात हम देखेंगे यहाँ पे C2H5O बांड C2H5, इसकी अभिक्रिया HOH से होगा तो H प्लस OH माइनस में इधर A माइनस और A प्लस में टूटेगा, लेकिन रहना चाहिए तनु H2SO4, साथ ही साथ होना चाहिए उच्च दाब और उच्च ताप। तो होगा क्या, A प्लस इस माइनस के साथ जाता है और OH इस प्लस के साथ जाता है, तो देखो C2H5O के साथ H, फिर C2H5OH मिलकर 2 बार मॉलिक्यूल बन जाता है C2H5OH एथिल अल्कोहल।
तो वही क्रिया इसमें कहा गया है। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जल अवघटित होता है तो तनियो H2SO4 और उच्च दाब एवं उच्च ताप पर एथिल अल्कोहल बनाता है। फिर आगे देखेंगे, अगर ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करेंगे तब क्या होगा। डाई एथिल ईथर की ठंडे सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराने पर एक अणु एल्किल आयोडाइड बनाता है और एक अणु एथिल अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे देखेंगे डाई एथिल ईथर है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे तो एक अणु एथिल आयोडाइड बनाएगा और एक अणु एथिल अल्कोहल बनाएगा। होगा क्या, हाइड्रोजन प्लस में आयोडीन माइनस में टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस में कार्बन प्लस में टूटेगा तो ए माइनस के साथ अर्थात आई के साथ जुड़ के C2H5 बनाएगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के C2H5 हो जाए एथिल अल्कोहल बनाएगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, जो डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ है उसकी अभिक्रिया हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड से निर्जल जडियन Cl2 या निर्जल AlCl3, चाहे जडियन Cl2 या AlCl3 के साथ का जडियन Cl2 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनाते हैं। ये डाई एथिल ईथर है, एसिटिल क्लोराइड है, निर्जल जडियन Cl2 या ले लेंगे निर्जल AlCl3 उपस्थिति में। इसका कार्य नहीं होता है, केवल यही अभिक्रिया में भाग लेता है। होता क्या है, इस यहाँ से टूटता है C2H5 प्लस में, वो माइनस में, यहाँ से Cl मिल जाता है, माइनस में टूटता है और कार्बन प्लस में टूटता है तो एक क्लोरीन इससे जुड़ के C2H5 Cl बना लेता है एथिल क्लोराइड, और जो कार्बन प्लस रहता है इस वाले माइनस से जुड़ जाता है अर्थात CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 ये एस्टर बना लेता है। आज के लिए बस इतना ही।